हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, शिवराज विजय में भूमिका भाग चल रहा है। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, इसका दूसरा भाग आज मैं पढ़ रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया कीजिए ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। 2-3 वीडियो लगेगा। 2-3 वीडियो में मैं भूमिका का भाग अपलोड कर दूंगी। उसके बाद पैराग्राफ को अच्छे से व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। काव्य के भेद। इंद्रियों को प्रभावित करने के आधार पर काव्य के 2 भेद किए गए हैं, दृश्य और श्रव्य। दृश्य काव्य में श्रवण पथ से शब्दों के द्वारा तथा नेत्र पथ से देखे जाने वाले दृश्यों द्वारा दर्शकों के हृदय में रस का संचार किया जाता है। श्रव्य का प्रयोग संभवतः उस काल से किया जाता है जब मुद्रण के अभाव में लोगों के समक्ष काव्य ग्रंथ सुनाए जाते थे। दृश्य काव्य में रूपक तथा उपरूपक का ग्रहण होता है। ये अभिनय होते हैं। अभिनय मतलब कि इनका अभिनय किया जा सकता है। अभिनेता अभिनय की अवस्था में अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है, अतः नाटक को रूपक कहा जाता है। श्रव्य काव्य में शब्दों द्वारा, चाहे वे स्वयं पढ़े जाएं अथवा अन्य के मुख से श्रवण किए जाएं, पाठकों तथा श्रोताओं के हृदय में रस का संचार होता है। श्रवण योग्य रसात्मक वाक्य श्रव्य काव्य है। इस श्रव्य काव्य के पद्य और गद्य 2 भेद हैं। पद्यात्मक काव्य वह है जिसके पद छंदोबद्ध हुआ करते हैं। पद्यात्मक काव्य 3 प्रकार का होता है: महाकाव्य, खंड काव्य और उपकाव्य। महाकाव्य, इसका लक्षण है सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुरः सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरो दात्त गुणान्वितः एक वंश भवा भूपाः कुलजा वहवो अपि वा श्रृंगार वीर शान्तानाम एको अंगी रस इष्यते अंगानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाट्यक संध्याः इत्यादि। जैसे रघुवंशम कुमार संभवम शिशुपाल वध, ये सब महाकाव्य का लक्षण है, इसमें दिया गया है। और ये रघुवंश महाकाव्य हो गया, कुमार संभव महाकाव्य, शिशुपाल वध महाकाव्य। तो इन सब महाकाव्यों में ये सब लक्षण घटित होते हैं। खंड काव्य। खंड काव्यम भवेत काव्यस्य सैक देशानुसारी च यथा मेघदूत ऋतुसंहार आदि, ये सब खंड काव्य है और ये खंड काव्य का लक्षण है। उपकाव्य क्या होता है? गीत तालानुविद्धम यदुपकाव्य मितिष्यते, जैसे गीत गोविंद आदि, ये सब उपकाव्य हैं। पद्य के 6 भेद होते हैं: मुक्तक, युगलक, गुणवती, प्रभद्रक और करहाटक। इनके लक्षण इस प्रकार हैं: एकः श्लोको मुक्तकम स्याद् द्वाभ्याम युगलकम स्मृतम त्रिभिर्गुणवती प्रोक्ता चतुर्भिस्तु प्रभद्रकम वाणावली पंचभिः स्यात् षड्भिस्तु करहाटकः। आचार्य विश्वनाथ इसके 5 ही भेद मानते हैं: मुक्तक, युग्मक, सांदानितक, विशेषक या तिलक, कपालक और कुलक। छंदोबद्ध पद्म तेन मुक्तेन मुक्तकम त्वाभ्याम तु युग्मकम सांदानितिकम त्रिभिरिष्यते कपालकम चतुर्भिश्च पंचभिः कुलकम मतम। गद्यवा शब्दार्थ योजना है जो छंदोबद्ध ना हो। गद्य 4 प्रकार का होता है: मुक्तक, वृत्तगंधि, उत्कलिका, प्रायः चूर्णक। जैसे वृत्तगंधोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगंधि च भवेत् उत्कलिका प्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम्। मुक्तक वह गद्यबंध है जो असमस्त पदों में रचा जाता है। वृत्तिगंधि वह गद्य प्रकार है जिसमें वृत्तों के अंश यत्र तत्र प्रतीत हुआ करते हैं। और तीसरा है उत्कलिका। प्रायः वह गद्य भेद है जो लंबे लंबे समस्त पदों में रचा होता है। और चौथा चूर्णक वह गद्य रचना है जिसमें छोटे छोटे समस्त पदों का उपनिबंध
हुआ करता है। गद्य काव्य के 5 भेद होते हैं: आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा और कथालिका। जैसे आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा तथा कथालिकेति मन्यते गद्य काव्यम च पंचधा। ये सब जो लक्षण दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। दंडी आदि आचार्यों ने गद्य काव्य के 2 ही भेद किए हैं, कथा और आख्यायिका। जैसे अत्रैवांतर भविष्यन्ति शेषाश्चाख्यान जातयः, ये काव्यादर्श में लिखा गया है ऐसा लक्षण। सुबंधु, संस्कृत गद्य काव्य का विकास सब देखते हैं। सुबंधु, संप्रति समुपलब्ध गद्य काव्यों में सुबंध की वासवदत्ता ही सबसे प्राचीनतम प्रतीत होती है। बाण ने हर्षचरित में सम्मान पूर्वक सुबंधु का समुल्लेख किया है। हर्ष के सभा पंडित होने से बाण का स्थित काल 7वीं शती ईस्वी प्रायः सुनिश्चित है, अतः सुबंधु को इतिहासविदों ने 6वीं शती ईस्वी का माना है। सुबंधु की रचना संस्कृत गद्य काव्य का एक उत्कृष्ट आदर्श है। वासवदत्ता की स्वल्प कथावस्तु की अपने वर्णन वैचित्र्य से एक पूर्ण काव्य का रूप दिया है। इनके काव्य में प्रत्येक अक्षर में श्लेष है, जिसे वे स्वयं कहते हैं। प्रत्यक्षर श्लेषम प्रपंचम विन्यास वैदग्ध्य निधि प्रलंबम सरस्वती दत्तवर प्रसाद चक्रे सुबंधु सुजनैक बंधु। यद्यपि इनका काव्य गौड़ी रीति प्रधान होने से क्लिष्ट है, प्रसाद और माधुर्य की न्यूनता के कारण स्वाभाविकता भी उसमें उतनी नहीं है, फिर भी कवि का अपना अप्रतिम पांडित्य और विचित्र वर्णन क्षमता इस एक ही काव्य उसे महाकवि पद पर समासीन कर देती है। आइए देखते हैं बाण के बारे में। सुबंधु के बाद दूसरे गद्यकार बाण हैं। संस्कृत गद्य काव्य में बाण अनुपम है। इनके नाम से 5 रचनाएं प्रकाशित हैं: हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती, परिणय, नाटक, चंडी शतक और मुकुट ताडितक, जो कि इसका क्लू है बाण का मुंह पचका, ऐसे करके। हर्षचरित में बाण ने अपना और अपने वंश का समय विवरण दिया है। किसमें? हर्षचरित में। हर्ष के सभा पंडित होने के कारण प्रायः इनका भी स्थित काल 7वीं शती निश्चित है। इनकी कादंबरी विश्व साहित्य में अनुपम और समस्त दृष्टियों से उन्नति कोटि का गद्य काव्य स्वीकार किया गया है। बाण की सहज प्रफुल्लित प्रकृति, चित्रग्राहिणी प्रतिभा, कल्पनाशील मन और असाधारण पांडित्य का जो प्रदर्शन हमें हर्षचरित में दृष्टिगोचर होता है, वह कादंबरी में नितांत परिपक्व और पुष्ट होकर निखर उठता है। अर्थ के अनुरूप शब्द की योजना घटना के अनुसार असमास, अल्प समास या दीर्घ समास की संरचना, प्रकृति का तद्रूप निरूपण एवं पात्रों का सटीक चरित्र चित्रण करने की अद्भुत क्षमता बाण में है। पांचाली रीति और ओज गुण के लिए विख्यात बाण काव्य की सभी विधाओं में निष्णात हैं। दंडी, बाण के अनंतर मतलब बाद में, बाण के अनंतर प्रसिद्ध गद्यकार दंडी हैं। दंडी संस्कृत वाङ्मय के विस्तृत महाकवि भारव के प्रपौत्र थे। इनकी विद्वता की इतनी ख्याति थी कि वाल्मीकि और व्यास की कोटि में इन्हें गिना जाता था। इनका स्थितिकाल बाण के पश्चात अर्थात 7वीं शती ईस्वी का अंतिम चरण और 8वीं का पूर्वार्ध माना जाता है, क्योंकि 9वीं शताब्दी के ग्रंथकारों ने इनका उल्लेख किया है और अपने काव्यादर्श में दंडी ने राजवर्मा का उल्लेख किया है। पल्लव राज नरसिंह वर्मा द्वितीय का उपनाम राजवर्मा था और उसका शासनकाल 690 से 795 ईस्वी है। त्रयोदंडी प्रबंधाश्च त्रिशुलोकेषु विस्तृताः। राजशेखर की इस उक्ति से ज्ञात होता है कि दंडी ने 3 ग्रंथों की रचना की, जो निम्न है: काव्यादर्श, अवंति सुंदरी कथा, दशकुमार चरित। ओजः समास भूयस्तत्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्। इनका यह वाक्य उनके प्रखर गद्यकार होने का साक्षी है। इनके अतिरिक्त धनपाल की तिलक मंजरी, वादीभ सिंह का गद्य चिंतामणि, वामन भट्ट बाण का वेम भूपाल चरित, पर्वतीय विश्वेश्वर पांडेय की मंदार मंजरी, ये प्रसिद्ध गद्य काव्य देखने को मिलते हैं। मंदार मंजरी
18वीं शती की रचना है। इसके बाद पंडित अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय ही उल्लेखनीय गद्य काव्य कहा जा सकता है। अब है ग्रंथकार श्रीमद अंबिका दत्त व्यास की जीवन परिचय। इसको फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अगले वीडियो में जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट के माध्यम से आप हमें अवगत कराते रहिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।